Welcome to Acme Classes Simply Economics, a one-stop channel wherein all your doubts and queries relating to class 11th and 12th economics shall be resolved in the simplest of terms. ये एक 7 पार्ट सीरीज है जिसके अंदर ये वीडियो नंबर 3 है एंड वीडियो नंबर 1 dealt with what are the various kinds of trade cycles, boom, recession, depression, recovery and so on and so forth. वीडियो नंबर 2 dealt with inflationary and deflationary gap. ये वीडियो नंबर 3 है, वीडियो नंबर 3 एंड 4, ये वीडियो नंबर 3 है और इसका नेक्स्ट नंबर 4, ये दोनों पार्ट्स डील करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ऑन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप और मेजर्स टू करेक्ट बिजनेस साइकिल्स. नाउ अगर आपने वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देखिए और उसके बाद ही आपको ये वीडियो उस कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगा. So proceeding on to the video. Like I said before, this video deals with concepts relating to monetary policy. और monetary policy में two concepts होते हैं, quantitative credit control and qualitative credit controls. ये वीडियो नंबर 3 quantitative credit controls के साथ डील करता है, वीडियो नंबर 4 qualitative credit controls के साथ डील करता है. And how to correct the problem of excess or deficient demand. So let's begin. So what is a monetary policy? Monetary policy वो policy है which is undertaken by the central bank of a country. और इंडिया केस में जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. अमेरिका केस में सेंट्रल बैंक इज द फेडरल रिजर्व. सो ये जो आप अपना इंटरेस्ट रेट्स को यूज करते हैं, लीगल रिजर्व रेशियोज को यूज करते हैं टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. यहाँ पर डिमांड को इम्पैक्ट किया जाता है, डिमांड में चेंजेस लाई जाती हैं by increasing or decreasing the money supply. आप ये सोचिए कि अगर लोगों के हाथ में कैश ज्यादा होगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा. अगर लोगों के हाथ में कैश सप्लाई कम होगा, दैट मीन्स लोगों के हाथ में मनी सप्लाई कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड विल फॉल. जब इन्फ्लेशन होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, जब डिफ्लेशन होती है तो डिमांड कम होती है. ये वीडियो नंबर 2 में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन है डिमांड ज्यादा होने के कारण, तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? डिमांड को कम करके. अब डिमांड को कम कैसे कर सकते हैं? लोगों के हाथ में से अवेलेबल मनी सप्लाई रिड्यूस करके. तो अगर हम लोगों के हाथ में मनी सप्लाई रिड्यूस कर पाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस गिर जाएंगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी. लाइकवाइज रिसेशन के अंदर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, इसलिए प्राइसेस गिर रही हैं. प्राइसेस गिरने से बिजनेसेस को लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट होती जा रही है. अब इसको ठीक कैसे करना है? डिमांड बढ़ाकर. डिमांड बढ़ाएंगे कैसे? लोगों के हाथ में अवेलेबल कैश इंक्रीज करके, और इन अदर वर्ड्स मनी सप्लाई बढ़ाकर. जब लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करने लगेंगे. जब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा डिमांड करने लगेंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगी. प्राइसेस बढ़ने से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से और डिमांड बढ़ेगी, तो आप रिसेशन से बाहर आ जाएंगे. इन अदर वर्ड्स डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे. टू समराइज, अगर इन्फ्लेशन को ठीक करना है तो लोगों के हाथ में मनी सप्लाई कम करनी है, इन अदर वर्ड्स डिस्पोजेबल इनकम कम करनी है. अगर डिफ्लेशन को ठीक करना है तो लोगों के हाथ में मनी सप्लाई बढ़ानी है, इन अदर वर्ड्स डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करनी है. अगर ये कर पाएंगे तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों कंट्रोल में होंगे. सो अब ये कौन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री थ्रू द बैंकिंग सिस्टम. ये बैंकिंग सिस्टम के रोल के ऊपर एम्फसाइज करता है मॉनेटरी पॉलिसी. और जो गवर्नमेंट एक्शंस लेती है वो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू लेती है, इसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी. अब फिस्कल पॉलिसी नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में आएगा. ये वाला वीडियो प्योरली डील्स विद मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का भी क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल. Proceeding further, the first tool of quantitative credit control is repo rate. Now instead of using the central bank, I'll use the word Reserve Bank of India because Reserve Bank of India is the central bank of India. So banks, when they need money, they borrow money from Reserve Bank of India. When they borrow money, like any other borrowing person, you are either borrowing in terms of a secured loan or an unsecured loan. रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है ऑन लोन बोरोड, बट जो लोन बोरोड है इट इज अ सिक्योर्ड लोन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स के सिक्योरिटी लेता है. अगर वो लोन रीपे ना कर पाए तो वो सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं टू रिक्यूपरेट द फंड्स.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कमर्शियल बैंक्स को सिक्योर्ड लोन्स देता है तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर इन्फ्लेशन का सिचुएशन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। रेपो रेट इंक्रीज करने का मतलब है कि अगर कमर्शियल बैंक पहले 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन बोरो कर रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और रेपो रेट बढ़ने से अब वो 6% हो गया, तो वो उस पैसे को जब आगे लोन की फॉर्म में हमें देगा एज कस्टमर्स, तो हमें अब पहले के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। अब जब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं लोन्स के, पीपल बोरो मोर और पीपल बोरो लेस। ऑब्वियस आंसर है जब लोन महंगा हो जाए, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएं, तो पीपल हैव अ टेंडेंसी ऑफ बोरोइंग लेस मनी फ्रॉम द बैंक्स बिकॉज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन रीपे करना चाहता है। So as a result, increase in repo rate causes the banks to lend loans at a higher rate of interest further, which results in the reduction in money supply. अब money supply reduce हो जाएगी, demand गिर जाएगी, demand गिरने से prices fall, inflation gets controlled. Deflation में इसका उल्टा होता है। रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम कर देता है। पहले अगर 8% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा था और अब 4% पे दे रहा है, तो लोन्स बैंक्स के लिए सस्ते हो जाते हैं बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कम पे करना पड़ेगा टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पे करेंगे तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे। एज अ रिजल्ट लोन्स बिकम चीपर। लोन्स की कॉस्ट इज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट गिर जाता है तो लोन सस्ता हो जाता है बिकॉज उसकी कॉस्ट ऑफ टेकिंग द लोन रिड्यूसेस। जब लोन सस्ता हो गया तो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए लोन बोरो करेंगे, लोन पे चीजें खरीदेंगे, उधार पे खरीदेंगे, फाइनेंसिंग पे खरीदेंगे, कार्स, हाउसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उससे डिमांड इंक्रीज होती है बिकॉज मनी सप्लाई बढ़ती है लोगों के हाथ में। जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, पीपल बोरो मोर मनी फ्रॉम द बैंक्स, मनी सप्लाई इंक्रीजेस इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस और डिफ्लेशन का प्रॉब्लम करेक्ट हो जाता है बिकॉज प्राइसेस पहले गिर क्यों रही थी, बिकॉज डिमांड कम हो गई थी। अब जब डिमांड ही बढ़नी शुरू हो जाएगी तो प्राइसेस गिरना बंद हो जाएंगी एंड डिफ्लेशन शैल बी कंट्रोल्ड। रेपो रेट से मिलता जुलता है बैंक रेट। अब रेपो रेट और बैंक रेट में फर्क क्या है? रेपो रेट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक रेट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही है जब कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा बोरो करते हैं। फर्क ये है कि रेपो रेट सिक्योर्ड लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट है और बैंक रेट अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट है। और अगर जो इफेक्ट रेपो रेट का होता है इन्फ्लेशन के ऊपर, वही इफेक्ट बैंक रेट का होगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर। सो अगर बैंक रेट बढ़ाते हैं तो अगर इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ाते हैं तो बैंक्स कमर्शियल बैंक्स आगे लोन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, कम लोग पैसा बोरो करेंगे, कम लोग पैसा बोरो करेंगे, मनी सप्लाई विल रिड्यूस, डिमांड विल फॉल, इन्फ्लेशन विल गेट कंट्रोल्ड। डिफ्लेशन में और या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में या डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में उल्टा होगा। बैंक रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम कर देगा, लोन सस्ते हो जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के लिए, वो आगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। अगर वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे तो लोग पैसा ज्यादा बोरो करेंगे, लोग पैसा ज्यादा बोरो करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। डिमांड बढ़ने से प्राइसेस विल इंक्रीज एंड द डिफ्लेशनरी ट्रेंड विल रिड्यूस। दिस इज द फंक्शन और रोल ऑफ बैंक रेट। रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट तब था जब कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे बोरो करते थे। अब हम भी जब बैंक्स में, अब इसको समझने के लिए ये सोचिए कि आपने बैंक्स में पैसे डिपॉजिट किए एफडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब आप एज एन एफडी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आप इंटरेस्ट पे करते हैं या रिसीव करते हैं? ऑब्वियस आंसर दैट इज इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट का उल्टा है। रेपो रेट था कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, रिवर्स का मतलब उल्टा। तो इसमें आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट पे करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज कमर्शियल बैंक्स ने एफडीज की तरह से अपने डिपॉजिट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखे हुए हैं। अब इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होगा, ये डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट रेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे कर रहा है वो हाई कर देगा। अब आप ये सोचिए कि अगर आप कमर्शियल बैंक मैनेजर हैं किसी भी कमर्शियल बैंक के और आपको दो ऑप्शंस हैं और सिचुएशन डिफिकल्ट है, इकोनॉमी में टाइट चल रहा है, सब कुछ पता नहीं है, इनसिक्योरिटी है, लोन दे या तो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसी काफी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपने रिस्क देखना है। अब एक तरफ से आप पैसा देते हैं लोन पर 9%,
और दूसरी तरफ से वही पैसा अगर लोन पे ना दें और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर 9% कर दे, तो आप कहाँ पे पैसा डिपॉजिट, कहाँ पे पैसा रखना चाहेंगे एज अ बैंकर? आप वो उसको एज ए लोन देना चाहेंगे 9% पर, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना चाहेंगे एज अ फिक्स डिपॉजिट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? इंटरेस्ट रेट तो सेम ही मिल रहा है, बट सिक्योरिटी कहाँ पर है? ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा रखेंगे तो लूज नहीं होगा। तो एज अ रिजल्ट रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से बैंक का टेम्पटेशन बढ़ जाता है कि रिस्क कम करें, चाहे 1-2% कम ही हो रिवर्स रेपो रेट, जो एज कम्पेयर टू द इंटरेस्ट रेट जो आप बैंक कमाएगा फ्रॉम बाय गिविंग इट एज अ लोन टू समबडी। तो फॉर एग्जांपल अगर बाहर वो लोन दे रहा है 9% पे और रिवर्स रेपो रेट 7% है, तब भी बैंक को अपना रिस्क देखना है कि रिस्क लेना चाहता है बैंक या नहीं लेना चाहता, रिस्क लेने की कैपेसिटी है या नहीं है। अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा रखेगा, बिकॉज अब ज्यादा डिफरेंशियल नहीं है, 2% में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट 2% में पैसा सेफ रहेगा बैंक का। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर रिवर्स रेपो रेट 2% हो और आप लोन्स आप मार्केट में दे रहे हैं 10% पर, तो ऑब्वियसली आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा नहीं रखेंगे, बिकॉज आपको वहां पे 2% मिल रहा है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं, जबकि अगर आप इसको एज अ लोन देते हैं तो आपको 10% मिल रहा है, तो रिस्क लेना पड़ेगा बैंक को, बिकॉज अदरवाइज अगर वो नहीं करेगा तो पैसे नहीं कमाएगा। तो एज अ रिजल्ट अगर डिफरेंशियल कम है बिटवीन द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द बैंक फ्रॉम द कस्टमर्स और जो वो एफडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है, डिपॉजिट के ऊपर मिल रहा है रिवर्स रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, अगर उन दोनों में डिफरेंस कम है तो बैंक जाहिर सी बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपने पैसे रखना चाहेगा, बिकॉज वहां पे रखना उसके लिए सेफ है। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है, तो बैंक्स अपना पैसा लोगों को लोन देने की बजाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख देते हैं, इन अदर वर्ड सेंट्रल बैंक के पास। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई लोगों के हाथ में कम हो जाती है and demand falls, inflation gets controlled. Deflation में उल्टा होता है, रिवर्स रेपो रेट बैंक कम कर देता है। अब बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा रखना, बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल बन जाता है कि लोन की फॉर्म में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसके ऊपर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाओ। एज अ रिजल्ट डिफ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट कम करने से ज्यादा लोन देना चाहते हैं बैंक टू द कस्टमर्स। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, द डिफ्लेशनरी प्रोसेस स्टॉप्स एंड गेट्स रिवर्स्ड। प्रोसीडिंग ऑन कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स हैं, किसके डिपॉजिट्स? कमर्शियल बैंक्स के पास। फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक से कस्टमर्स ने 1000 करोड़ रुपया अपने डिपॉजिट्स की फॉर्म में कमर्शियल बैंक में रखा हुआ, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 1000 करोड़ रुपया डिपॉजिट्स की फॉर्म में लोगों का पैसा। अगर कैश रिजर्व रेशियो 10% है तो उसका 10% दैट मींस 100 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा। कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक पार्क्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक। अगर कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो जितना परसेंटेज कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में अगर आपको कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है, उतना ही वो पैसा रिजर्व कमर्शियल बैंक टच नहीं कर सकता, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा। और अगर इन्फ्लेशन होगी तो आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है? ऑब्वियसली मनी सप्लाई कम करनी है। मनी सप्लाई कैसे कम करेंगे? कैश रिजर्व रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा देगा। मान लीजिए पहले 1000 करोड़ के डिपॉजिट्स 10% कैश रिजर्व रेशियो थी, तो इससे कमर्शियल बैंक को 100 करोड़ सेंट्रल बैंक के पास रखने पड़ते थे और 900 करोड़ वो एज लोन्स दे सकता था। और अगर आप वो 10% का 20% हो जाए तो 1000 करोड़ का 20% मतलब 200 करोड़ रिजर्व की फॉर्म में रखना पड़ेगा विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और पहले अगर 900 के लोन्स दे पा रहा था तो अब सिर्फ 800 करोड़ के लोन्स दे पाएगा। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई डिक्रीजेस, डिमांड फॉल्स, इन्फ्लेशन गेट्स कंट्रोल्ड। और डिफ्लेशन में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, कैश रिजर्व रेशियो कम कर दी जाती है। तो मान लीजिए पहले कैश रिजर्व रेशियो 20% थी और अब वो 20% की 5% कर दी है, तो 1000 करोड़ का 5% मतलब 50 करोड़ अब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेंगे और नाउ एंड then you are free to distribute 950 crores as loans। तो उससे मनी सप्लाई लोगों के हाथ में बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है और डिफ्लेशन कंट्रोल होती है। तो इन्फ्लेशन में कैश रिजर्व रेशियो बढ़ानी चाहिए, डिफ्लेशन में कैश रिजर्व रेशियो कम करनी चाहिए।
Next is statutory liquidity ratio. So percentage of deposits to be kept in liquid forms by the banks on a daily basis. अब कैश रिजर्व रेशियो में कमर्शियल बैंक्स को डिपॉजिट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने पड़ते हैं या सेंट्रल बैंक के पास। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कि आपका कितना परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स आप अपने पास खुद एज अ कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखेंगे, बट लिक्विड फॉर्म में रखेंगे, कैश की फॉर्म में रखेंगे और उसको लोन नहीं दे सकते। तो इसका इम्पैक्ट भी वही है जो कैश रिजर्व रेशियो का है। जब इन्फ्लेशन होगी तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा देंगे, जिससे कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा पैसे लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखने पड़ेंगे और उतने ही कम पैसे अवेलेबल होंगे आगे लोन्स देने के लिए। और डिफ्लेशन में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम कर देंगे। कम करने से अब कमर्शियल बैंक्स को कंपल्शन नहीं है कि वो सारा डिपॉजिट्स लिक्विड एसेट्स और कैश की फॉर्म में रखें और अब वो ज्यादा पैसा लोन की फॉर्म में दे सकते हैं। तो अगेन to summarize, the difference between cash reserve ratio and statutory liquidity ratio is that cash reserve ratio वाला डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का परसेंटेज भी डिपॉजिट्स के ऊपर ही कैलकुलेट होता है लाइक कैश रिजर्व रेशियो, बट वो कैश की फॉर्म में खुद के पास रखना पड़ता है। अगेन वो पैसा लॉक इन है, उसको आप दे नहीं सकते। और लॉक इन क्यों है? अगर कमर्शियल बैंक सारा पैसा लोन्स की फॉर्म में ही दे देंगे तो जो कस्टमर्स डेली बेसिस पे बैंक्स में आते हैं कैश विड्रॉ करने के लिए, उनके पास तो उनके लिए तो पैसा बचेगा नहीं देने के लिए। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है ऑन बिहाफ ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू कीप सम पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स और कैश। Before we go on to open market operations, cash reserve ratio or statutory liquidity ratio are also known as legal reserve ratios. I once again repeat, cash reserve ratio and statutory liquidity ratios are also known as legal reserve ratios. अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे बॉन्ड्स बाय और सेल करती है। अगर बॉन्ड्स क्या चीज है? बॉन्ड्स एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। जब गवर्नमेंट को पैसा लेना होता है, या तो वो बैंकिंग सेक्टर से ले सकता है, बोरो कर सकता है, या वो पब्लिक से बोरो कर सकता है। जब वो पब्लिक से बोरो करता है, आप कहीं से बोरो करें, आपको लिख के तो देना पड़ेगा ना कि आपने पैसा बोरो किया और आप फ्यूचर डेट पर सच एंड सच डेट पर पैसा वापस करेंगे विद सो मच रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ये बताता है, उस पर ये लिखा होता है कि मैंने एज अ गवर्नमेंट इस पर्सन से इतने पैसे लोन पे लिए हैं, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करेंगे और इस डेट को ये सारा पैसा वापस कर देंगे। सो ये जो बॉन्ड सिक्योरिटी होती है, बॉन्ड मार्केट होती है, इसमें परचेज और सेल ऑफ बॉन्ड्स किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जब आप परचेज करते हैं एज अ कॉमन पर्सन ऑफ अ कंट्री, तो आपकी जब कुछ भी खरीदते हैं तो आपकी पॉकेट से पैसा निकल के बाहर चले जाता है, और जब आप बेचते हैं तो आपका पैसा वापस आता है। तो इन्फ्लेशन में क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे बॉन्ड सेल करेगी मार्केट में। सेल करने से क्या होता है कि लोगों के हाथ में कैश निकल जाता है और गवर्नमेंट के पास आ जाता है और लोग बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। उससे लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम या मनी सप्लाई कम हो जाती है, जिससे डिमांड गिर जाती है। डिमांड गिरने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। डिफ्लेशन में उल्टा होता है। इंस्टेड ऑफ सेलिंग बॉन्ड्स टू द कॉमन पब्लिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको रिडीम कर देती है, उनको वापस कर देती है। बॉन्ड्स को वापस करने का मतलब है बॉन्ड्स को वापस लोगों के हाथ में से लेकर खरीद लेती है। उसके लिए जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके हाथों से बॉन्ड्स खरीदेगा, तो वो आपके हाथों से बॉन्ड तो ले लेगा, बट उसके बदले कैश देगा। अदरवाइज आप उसको बॉन्ड क्यों वापस करेंगे? और जब कैश मिल गया तो आपके हाथ में मनी सप्लाई बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो आपका प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो गया। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में इन्फ्लेशन में बॉन्ड्स सेल किए जाते हैं, जिससे लोगों के हाथ से कैश कम हो जाता है, और डिफ्लेशन में बॉन्ड्स रिडीम किए जाते हैं, जिससे लोगों के हाथ में कैश बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट, inflation and deflation can be controlled. So this is the list of videos, a series of 7 videos dealing with the problems relating to excess or deficient demand, trade cycles, Keynesian theory, money and banking. So in this video number 3, we dealt with the monetary policy, quantitative rate controls. In video number 4, we'll be dealing with qualitative rate controls, and so on and so forth. In the end, I would like to say that if you liked what we shared, please do like, subscribe, share, comment, and press the bell icon. Thank you and have a nice day. Good luck.